हाँ जी। हेलो स्टूडेंट, सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्टूडेंट, जैसे कि अपने वेदर एंड क्लाइमेट वाला जो चैप्टर कर रहे थे उसको अपने कंटिन्यू करते हुए अब चैप्टर वही चल रहा है। 2-3 क्लास अपनी पहले हो चुकी है, तो चैप्टर आपको पता ही है। चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। हाँ जी, वेदर एंड क्लाइमेट। देखो, मौसम पढ़ लिया, जलवायु पढ़ ली, जलवायु के बारे में अपनों ने पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया, मौसम व जलवायु के बनाने वाले अवयव कौन कौन से हैं, जो 7 अवयव है उनके बारे में पढ़ लिया, उनका फसलों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उनके बारे में अपने बात कर ली। आज जो अपने इसी के अंदर टॉपिक आता है वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर, जिसे अपने बोलते हैं मानसून। आज अपने पढ़ेंगे मानसून। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपको मानसून के बारे में टॉपिक ही नहीं, वैसे भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मानसून के बारे में होनी चाहिए। टॉपिक का नाम है मानसून। मानसून, ठीक है। तो देखो, अपने भारत में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? मानसून के कारण होती है। नाम से स्पष्ट है। भी देखो, राजस्थान है, अपने राजस्थान में रह रहे हैं, तो राजस्थान की मोस्टली जो जितनी भी फसलें हैं वो किससे इफेक्ट होती है? मानसून से इफेक्ट होती है। मानसून आ गया तो भाई साहब, राजस्थान वालों की बल्ले बल्ले है, भारत की भी बल्ले बल्ले है। अन्यथा मानसून नहीं आया तो यहाँ ठन ठन गोपाल है, कहने का मतलब। तो टॉपिक का नाम है मानसून। मानसून के बारे में बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले पूछा जाता है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? भी देखो, मानसून जो शब्द है ना, ये कौन सी भाषा का है? तो शब्द बहुत बार पूछा जाता है। ये एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी लैंग्वेज का एक वर्ड है। जो किससे लिया गया है? वो स्टूडेंट मोसीम शब्द से लिया गया है। मोसीम वर्ड से इस वर्ड को लिया गया है। और ये एक अपने बात करें तो ये अरबी भाषा के शब्द से निकल गया है, जिसे अपने मानसून बोलते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर गैम्बल विद मानसून, इसे क्यों बोलते हैं? भी देखो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और एग्रीकल्चर वहीं अच्छी होती है जहां पानी की समुचित व्यवस्था हो, पानी वानी सिंचाई के अपने पास सोर्स हो। सिंचाई के सोर्स अपने नहीं है, अपने ज्यादातर जो डिपेंड हैं वो वर्षा पे ही डिपेंड हैं। तो इसीलिए भारत को बोला जाता है गैम्बल विद मानसून, मानसून का जुआ है। जुआ, आप देखिए, जुए के अंदर कुछ भी निश्चित नहीं होता कभी। जुआ है, बंदा हार भी सकता है, जीत भी सकता है। अगर आपने महाभारत देखी है तो महाभारत में आपने देखा है कि जो पांडव थे, पूरा का पूरा साम्राज्य अपना लुटा चुके थे जुए के अंदर। हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया, तो जुए के अंदर कुछ निश्चित नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है भारतीय मानसून जो है वो, सॉरी, भारतीय जो कृषि है वो मानसून का जुआ है। इसके लिए वर्ड काम में लेते हैं, भारतीय कृषि मानसून का जुआ। भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, भी मानसून का जुआ। इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्टूडेंट गैम्बल विद मानसून। गैम्बल विद मानसून। अभी ये ऐसा वर्ड कहा किसने था, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, भी ये किसने बोला भारतीय कृषि मानसून का जुआ है? और वर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वर्ड किसने बोला भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। तो ध्यान रखा, अपने एक आयोग काम करता है, योजना आयोग। भारत में जितने भी योजनाएं बनती है ये योजना आयोग ही ये लागू करता है, जिसे अपने बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ये जितनी भी भारत के अंदर योजनाएं बनती है ये ही जारी करता है। आजकल इसका नाम, पहले योजना आयोग था, इसका नाम चेंज कर दिया गया, रीनेम्ड कर दिया गया, इसको रीनेम्ड कर दिया गया। आजकल इसको नीति आयोग बोलते हैं, नीति आयोग। नीति आयोग बोला जाता है, और इसका नाम चेंज किया गया था 2015 में। थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो टॉपिक अपना मानसून। मानसून के बारे में मोस्टली अपने बात करेंगे। तो भारतीय जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। वर्ड की अपने बात कर लिए। मानसून जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि अपने मोस्टली भारत के अंदर जो वर्षा होती है वो मानसून से होती है। अब मानसून बोलते कितने हैं, कितने प्रकार का मानसून होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। मानसून है ना, ये 2 प्रकार का होता है। अब मानसून के प्रकार, मानसून के प्रकार, ठीक है। कितने टाइप का? 2 प्रकार का। एक दिशा के हिसाब से, डायरेक्शन के बेस पे अपने इनको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो है स्टूडेंट दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसे अपने बोलते हैं साउथ वेस्टर्न मानसून बोला जाता है। और सेकंड है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, नॉर्थ और ईस्ट मानसून, इसे, सॉरी,
नॉर्थ और ईस्ट मानसून ही बोलते हैं इसे। तो ये दो प्रकार का मानसून है। सीधी सी बात, मानसून है क्या? देखो, समुद्र की तरफ से जो हवाएं आती है और जो वर्षा लेके आती है, ऐसी हवाएं जो वर्षा करती है उनको मानसून बोलते हैं अपने। तो मानसून दो दिशा से आता है अपने भारत के अंदर, एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, एक उत्तरी पूर्वी मानसून। इसको थोड़ा मैप से समझेंगे ना, बड़ा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो भाई स्टूडेंट, आपके पास ये मैप है इंडिया का। आप जानते हो इंडिया की ये कौन सी डायरेक्शन है? ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, जिसे अपने उत्तर दिशा बोलते हैं। उत्तर दिशा, ये आपके उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के जस्ट नीचे आप जानते हो ही ये दक्षिण दिशा है, और इस दिशा को आप पूर्व दिशा बोलते हैं, और इस दिशा को आप पश्चिम दिशा बोलते हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन आपको ध्यान में रखनी है कि मानसून आता कहां से है। देखो, मानसून का जो ओरिजिन होता है ना, इधर है अपने हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर से क्या होता है कि अपने मई जून के महीनों के अंदर इंडिया के अंदर टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ता है तो आप पीछे अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ के आए थे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहां कम हो जाता है। ठीक है, यही बात यहाँ लागू होती है। तो मैंने आपको बोला था कि मौसम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला अगर कोई एलिमेंट है वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब होता क्या है, अपने इंडिया के अंदर मई जून के मंथ के अंदर या गर्मी के सीजन में, समर सीजन के अंदर यहाँ काफी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जितने भी इस एरिया में विंड है वो हल्की होकर इधर उधर बिखर जाती है, और वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण मई जून के मंथ के अंदर वहां की जितनी भी हवाएं हैं वायुमंडल के अंदर, जितनी भी दबाव पड़ रहा है वो हल्का होने के कारण इधर उधर हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो अब इधर से अपने इंडिया की तरफ कुछ हवाएं स्टार्ट होती हैं आने के लिए, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो यहाँ ज्यादा होता है। इस साइड से, दक्षिण और पश्चिम की साइड से अपने समुद्र की तरफ से कुछ हवाएं आती है। अब देखिए, समुद्र की तरफ से हवाएं अपनी तरफ आ रही है तो वो अपने साथ जलवाष्प लेके आती है, कहने का मतलब वेपर लेके आती है खूब सारी, और वो वेपर धीरे 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 संघनित होकर वर्षा का रूप धारण कर लेता है। तो जो दक्षिण पश्चिम से हवाएं आती है, तेज हवाएं आती है अपनी तरफ, या अपने इंडिया के अंदर वेपर अपने कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण वो दक्षिण और पश्चिम की तरफ से हवाएं आती है समुद्र की तरफ, अपने साथ वो जलवाष्प लेके आती है, और ये वर्षा का रूप, इसे अपने मानसून बोलते हैं। तो मानसून की डायरेक्शन देखिए, इस दिशा से आ रहा है तो इसको अपने बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। सीधी सी बात है। अब देखो, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, इसी मानसून से, इन्हीं हवाओं से पूरे इंडिया के अंदर बारिश होती है। 80% जो रेन होता है ना, 80% रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका ये वाला मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, इस डायरेक्शन वाला। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो अपने देखा मानसून दो प्रकार का है, दो प्रकार में तो ये तो है दक्षिण और पश्चिम। तो इसका जो ओरिजिन होता है वो हिंद महासागर से होता है। अब देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो ब्रांच है। एक तो है अरबियन सी, अरबियन सी को बोलते हैं अरब सागर, हिंदी वाले ध्यान रखना, इसको बोलते हैं स्टूडेंट अरब सागर। एक तो ये ब्रांच है। दूसरी ब्रांच है इसकी दक्षिण पश्चिम मानसून की बे ऑफ बंगाल, जिसे अपने बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। अब दो तरीके से अपने हवाएं प्रवेश करती है। एक तो इस साइड से प्रवेश करेगी, यहां से, यहां है केरला, केरला स्टेट है स्टूडेंट। एक तो यहां से अपने हवाएं प्रवेश करती है, और एक इस डायरेक्शन से भी प्रवेश करती है। तो है तो ये साउथ वाला एरिया, बट ये इसकी ब्रांच बना दी अपनों ने इस दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो दो ब्रांच है, एक तो अरबियन सी और दूसरी है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो कुछ दिशाएं से इधर इधर से भी प्रवेश करती है। तो ध्यान रहे, अरब सागर से जो हवाएं प्रवेश करती है इनसे अपने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो इंडिया के अंदर अरब सागर या अरब सागर की दिशा से जो मानसून प्रवेश करता है, इससे 80% वर्षा होती है। और ये जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं अपने प्रवेश करती है या जो मानसून प्रवेश करता है, इससे 20% अपने बारिश होती है। ये मेरे हिसाब से आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई। अब देखो, इंडिया के अंदर जो मानसूनी हवाएं प्रवेश करती है, मानसून एंटर करता है वो केरला से करता है। ये यहाँ आपका बिल्कुल इस तट के किनारे आपका केरल स्टेट पड़ता है, तो यहां से मानसून प्रवेश करता है, इसलिए केरला को मानसून का प्रवेश द्वार बोलते हैं। एंट्री गेट मानसून का किसे बोला जाता है? केरला को बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो केरला के अंदर लगभग ऐसा आइडिया है कि 1 जून को मानसून है वो एंटर हो जाता है इंडिया के अंदर। होता कहां से? केरला स्टेट से होता है। अब देखो, अपने राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जेट के अंदर पूछ सकता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछ सकता है, डब्ल्यू में पूछ सकता है। अपना राजस्थान है कहीं ना कहीं यहाँ, सॉरी,
ये अपना राजस्थान है, यहाँ कहीं ना कहीं देखो राजस्थान के अंदर यहाँ नीचे नीचे डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट? बांसवाड़ा। और अपने राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से मानसून की एंट्री होती है। और ये कब होती है? ऐसा अनुमान है कि लगभग लगभग 16 जून को राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से मानसून आपका एंटर हो जाता है। तो मोटी मोटी मेरे हिसाब से मानसून की आपको बात समझ में आएगी, आई होगी भी। मानसून है, मानसून कुछ नहीं है, इस साइड से आने वाली हवाएं हैं। इसकी दो ब्रांच है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इसका जो ओरिजिन होता है ये पूरा इधर अपने हिंद महासागर है, यहां से इस साइड से हवाएं आती है। ठीक है, तो पूरे इंडिया के अंदर ये वर्षा करता है। कुछ हवाएं इस साइड से आ रही है, कुछ हवाएं इस साइड से आ रही है। बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई। अब देखो ऐसा बोला जाता है, या आपने देखते हैं कि तमिलनाडु का यहाँ कोई पूर्वी घाट है, यहाँ तमिलनाडु का पूर्वी घाट है, उसको छोड़कर ये जब मानसून प्रवेश करता है और आपके जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसी मानसून से वर्षा होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कौन कौन सी जगह पे बारिश नहीं करता? तो आपका तमिलनाडु का पूर्वी घाट और आपका जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ ये वर्षा नहीं करता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की। दूसरा मानसून अपनों ने देखा था स्टूडेंट उत्तरी पूर्वी मानसून। पहला तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पूरी बातें आपको पता चल गई। दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसून। देखो स्टूडेंट उत्तरी पूर्वी मानसून किसे बोलते हैं? ये मानसून गया तो यहाँ आपको पता है अरावली पर्वतमाला, या आपने बोल सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा। तो ये क्या करता है? वापस टकरा के इस साइड इसकी मूवमेंट कर लेता है। अब देखिए इधर अपने देखेंगे ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून, वही है उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। मानसून गया, यही मानसून वापस रिटर्न होता है, कहने का मतलब रिटर्न होता है, कहने का मतलब घूम घाम के यही आता है। तो ये जो मानसून यहां से गया और वापस इस दिशा से होते हुए, इस डायरेक्शन से होते हुए ये डायरेक्शन इसकी चलती है। तो देखो यहां मैंने आपको बताया तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के पूर्वी घाट के अंदर वर्षा करता है और आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वर्षा करता है। तो ये जब लौट के आता है तो पूरा खाली हो चुका होता है, थोड़ा बहुत ही पानी इसके अंदर बचता है। तो पूरे इंडिया के अंदर इस मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से लगभग लगभग 20% वर्षा होती है। इसको रिटर्निंग मानसून भी बोलते हैं। भी मानसून गया ये वापस भी तो आता है लौट लाट के, ठीक है, तो आधा तो खाली हो चुका है, थोड़ी बहुत वर्षा बचती है वो इस मानसून से होती है। तो मेरे हिसाब से मोटी मोटी आपको बात ये समझ में आ गई होगी। अब इसका लिखने वाला काम बचा, अपने लिखने वाली बातें करेंगे। देखो जी, मानसून अपनों ने देखा दो प्रकार का है। सबसे पहले अपने बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की। चलिए जी, फर्स्ट मानसून है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून, सारी की सारी बातें लिखने वाली है, समझाने वाला पॉइंट है वो आपको समझा दिया। अब हाँ भी, भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कितने परसेंट? लगभग 70 से 80% के लिए 80% वर्षा इसी मानसून से, इसी मानसून से होती है, मानसून से होती है। अगर इसका पूछे उद्गम स्थल, ये इसका ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन पहले से इसका हिंद महासागर, हिंद महासागर है भी, ठीक है। अब देखो प्रवेश कहां से करता है इंडिया के अंदर? तो प्रवेश द्वार है आपका, प्रवेश द्वार है इंडिया के अंदर 1 जून केरल के तट से, केरल के तट से, ठीक है। और राजस्थान में ध्यान रखें, राजस्थान में प्रवेश करता है स्टूडेंट ये 16 जून को। कहां से? बांसवाड़ा जिले से, बांसवाड़ा जिले, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसी दिशा वाले मानसून से वर्षा होती है, तो अपने इसे बोल देते हैं वृहदकालीन मानसून भी कहते हैं इसे, वृहदकालीन मानसून कहा जाता है, वृहदकालीन मानसून कहते हैं, मानसून कहते हैं, क्योंकि अधिकतर वर्षा जो राजस्थान और भारत के अंदर होते हैं इसी मानसून से होती है, लगभग लगभग 80% वर्षा। तो ये मोटी मोटी बात अपने बात समझ में आ गई कि भारत में किस मानसून से वर्षा होती है और कौन सा मानसून है ये सबसे ज्यादा बारिश आपके करता है। और एक दो बातें हैं। अब देखो इस अपने देखा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून से कहां बारिश नहीं होती, तो ध्यान रहे तमिलनाडु के पूर्वी घाट, तमिलनाडु के पूर्वी घाट व जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में वर्षा, पूरे
भारत में वर्षा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु के पूर्वी घाट और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इसी मानसून से वर्षा होती है। तो ये मोटी मोटी बात होगी। अब इसकी दो शाखा है, शाखाएं कितनी है अभी, इसकी दो शाखाएं हैं, इसकी दो शाखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी है दो शाखाएं, पहले आपको ध्यान में रखना है अरब सागर, अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा। ठीक है, और दूसरी है आपके बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ध्यान रहे, अरब सागर वाली जो शाखा है इससे अपने भारत में 80% वर्षा होती है, और आपकी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है इससे आपके इंडिया के अंदर 20% वर्षा होती है। ये आपको ध्यान में रखना। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट, ध्यान रहे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा इसी मानसून से, सर्वाधिक वर्षा इसी शाखा से, इसी मानसून से तो होती है, मानसून का ही तो पार्ट है, इसी शाखा से होती है, शाखा से होती है। ये मोटी मोटी आपको बात है वो ध्यान में रखनी है। तो मेरे हिसाब से क्लियर। अब सर बंगाल की खाड़ी वाली से अपने क्यों सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो एक बार अपने मैप और देख लेंगे भी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से अपने क्यों वर्षा होती है। देखो बंगाल की खाड़ी रह गई ये, जब इधर से मानसून प्रवेश करता है इधर से, तो इधर अपने पहाड़ियां हैं ये वाली, देखो यहां से प्रवेश कर रहा है तो इधर पहाड़ियां, पहाड़ियों का साइड ऐसे है नाक की तरह मुंह है, तो ये क्या करती है पहाड़ियां इस डायरेक्शन में कर देती है इस मानसून को, इस डायरेक्शन में, तो राजस्थान ये रह गया। तो राजस्थान में जो वर्षा होती है वो बंगाल वाली खाड़ी से होती है। ये इधर से हवाएं जो प्रवेश कर रही है तो इनकी पहाड़ियों के कारण डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पहाड़ियों के कारण डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये राजस्थान की ओर मूवमेंट करती है, तो राजस्थान में वर्षा इस शाखा से सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आएगी, क्योंकि ये वाला मानसून जब जाता है तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है तो ये इस तरीके से मूवमेंट कर देता है, तो एक साइड वाला तो रह जाता है अपना राजस्थान, तो राजस्थान में जो वर्षा होती है इस मानसून से सबसे ज्यादा होती है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलिए जी, तो आपको दक्षिण पश्चिम मानसून की सारी बातें पता चल गई। अब अपने सेकंड जो मानसून है उसकी बात कर लेते हैं। इसका आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी सी, फिर अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून। हाँ जी, सेकंड है स्टूडेंट उत्तरी पूर्वी मानसून। हाँ जी, अब इसको क्या बोलते हैं, ये लौट के आता है वही मानसून, इसलिए इसको पुनरावर्ती मानसून बोल देते हैं। यह मानसून उत्तर से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर से वापस आता है, इसलिए इसे उत्तरी पूर्वी व पुनरावर्ती मानसून, या स्टूडेंट इसे बोलते हैं रिटर्निंग मॉनसून कहा जाता है। ठीक है, कितने परसेंट वर्षा होती है इस मानसून से भारत में 15%, 15-20% वर्षा होती है, 15% वर्षा होती है। अब ये मानसून कहां कहां वर्षा करता है, इस मानसून से भारत में जम्मू एंड कश्मीर व तमिलनाडु के पूर्वी घाट में वर्षा होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जी, इतने से पॉइंट है, आपको ज्यादा कोई लफड़े में नहीं पड़ना है ना।
तो उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में यही बातें हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो मानसून की मोस्ट बातें आपको पता चल गई। मानसून क्या है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है। भारतीय कृषि मानसून का जो है ये किसने कहा था? योजना आयोग ने कहा था। अरबी भाषा के और कौन कौन से शब्द है? खरीफ, रबी, जायद, ये भी ध्यान रखें, अरबी भाषा के शब्द है। खरीफ, रबी, जायद, ये भी अरबी भाषा के शब्द। तो ये मानसून वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके जेट में भी पूछा जा चुका है अभी, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में। फिर मानसून दो प्रकार का है, दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून वृहदकालीन मानसून कहलाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा 80% भारत में वर्षा इसी मानसून से होती है। 1 जून को केरल के तट से प्रवेश करता है और केरल राज्य से प्रवेश करता है। 16 जून को बांसवाड़ा पहुंचता है। पूरे भारत के अंदर यही वर्षा करता है। कहाँ कहाँ वर्षा नहीं होती है? जम्मू कश्मीर और आपका तमिलनाडु का पूर्वी घाट है, यहाँ वर्षा नहीं होती है। अब अपने बात करें उत्तरी पूर्वी मानसून, तो यही मानसून वापस घूम के आता है, तो इस कारण इसे रिटर्निंग मानसून बोलते हैं। और पूरे भारत में 15% वर्षा के लिए जिम्मेदार है। अब जहां दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा नहीं करता है, वहां ये वर्षा करता है, बस उसकी कमी पूर्ति ये कर देता है। अभी वो छोड़ गया था, ये काम मेरा है तो ये काम मैं कर देता हूं, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून में जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है और जो तमिलनाडु का आपका पूर्वी घाट है वहां वर्षा होती है। तो ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो, कई चीजों से मानसून मजबूत भी होता है और कई चीजों से मानसून कमजोर होता है। तो ये कुछ चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो है अल नीनो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड। हाँ स्टूडेंट, एक तो है अल नीनो। अल नीनो, अब ये अल नीनो क्या है? एक प्रकार का चक्रवाती है जिसके प्रभाव से मानसून है वो कमजोर हो जाता है। अपने भारत के अंदर वर्षा पड़ने की संभावना कम हो जाती है और सूखा पड़ने की संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये अल नीनो क्या है? मानसून को कमजोर करता है। मानसून को कमजोर करता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, मानसून को कमजोर करता है, ठीक है। एक प्रकार का चक्रवात है, चक्रवात है, भी चक्रवात है, ठीक है। भारत में सूखा पड़ने की संभावना अधिक, अल नीनो के कारण। अल नीनो के कारण सूखा पड़ने की संभावना अधिक, सूखा पड़ने की संभावना अधिक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो एक तो अल नीनो के प्रभाव से सूखा पड़ने की संभावना, ये इंडिया के मानसून को इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, पूरे वर्ल्ड की वर्षा को सबसे ज्यादा इफेक्ट पहुंचाने वाला एक प्रकार का फैक्टर है अल नीनो। एक और है स्टूडेंट, इसी का भाई है ला नीनो। ला मतलब लेके आओ, बस ला नीनो। ला नीनो का ये मानसून को मजबूत करता है, बेचारा लेके आता है। ला 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 लेके आ, मतलब ला नीनो का मतलब क्या होगा? मानसून को मजबूत करता है, मानसून को मजबूत करता है, मजबूत करता है, ठीक है। ये चक्रवात नहीं है, ये एक प्रकार का ठंडी हवा है। ठंडी हवा से मानसून और भी मजबूत होता है। ये गर्म गर्म हवा कर देता है जिसके कारण कमजोर हो जाता है आपका मानसून। और भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, अल नीनो, ला नीनो। एक आपने नाम सुनना होगा स्टूडेंट, अल नीनो हो गया, ला नीनो हो गया, मावठ। अब सर मावठ क्या है? मावठ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। मावठ क्या है? भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से या पश्चिम दिशा की ओर से आने वाली सर्दियों के अंदर, पश्चिम दिशा से आने वाली सर्दियों के अंदर जो वर्षा होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र या चक्रवात से जो वर्षा होती है उसे अपने मावठ बोलते हैं। और इसे राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय रबी की फसल होती है। रबी की फसलों के लिए सबसे बेस्ट जो वर्षा मानी जाती है ये मानी जाती है। तो आपको ध्यान में रखें, मावठ क्या? मावठ राजस्थान के लिए शब्द यूज लिया जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना भी, ठीक है। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा से, ठीक है। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, ये एक प्रकार का चक्रवात है। पश्चिम दिशा से होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा जो रबी की फसलों के लिए, रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण, फसलों के लिए महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, जिसे गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, जिसे गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। उपयोगी किसके लिए? ये ध्यान में रखना, रबी की फसलों के लिए।
फसलों हेतु। गेहूं चना, गेहूं चना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। एक है पुरवाई। हाँ भी, आप इसको पश्चिमी विक्षोभ भी लिख सकते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, ये जरूर बढ़े, ये भूमध्य सागरीय चक्रवात ये एक प्रकार का। अब पुरवाई क्या होता है सर? पुरवाई का मतलब वो यह पूर्व दिशा से चलने वाली हवाएं, जिन्हें अपने पुरवाई बोलते हैं। देखो अपने, अगर आप खेती करते हो तो आपके घर में कई बार बड़े बुजुर्ग बोलते भी होंगे आज तो पुरवाई चल गई, तो पूरी पूरी बारिश आने की संभावना है। या बोल देते हैं उत्तराधा चल गई, उत्तराधा का मतलब है कि ठंडी हवाएं आएगी, फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। बोलते हैं पश्चिम दिशा से आ रही है, तो उनको पता है पश्चिम दिशा से गर्म हवाएं आती है, गर्मियों के अंदर गर्म हवाएं आती है तो लू ज्यादा चलेगी, ठीक है। तो पूर्वाई क्यों बोलते हैं, पीछे आपको देखिए पूर्वाई के अंदर मैं आपको मैप के माध्यम से समझाया भी था कि इस दिशा से, ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहने वाली हवाएं हैं, अब इस दिशा से हवा चलती है तो ये अपने साथ वर्षा ही लेके आती है, इस इन्हीं हवाओं को अपने पूर्वाई बोलते हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली मानसूनी हवाएं जिनसे वर्षा होती है उन्हें पूर्वाई बोलते हैं अपने। कहाँ गया अभी, चलो पूर्वाई क्या होता है ये लिखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली मानसूनी हवाएं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने वाली बरसाती हवाएं आप बोल सकते हो, बरसाती हवाएं, बरसाती हवाएं जिनसे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, इनको अपने क्या बोलते हैं, पूर्वाई बोलते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपको, ये सुपरवाइजर में 2 बार आ चुका है, सुपरवाइजर वाले स्टूडेंट ध्यान दे, सुपरवाइजर 2013 और सुपरवाइजर 2018 वाले पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है अभी। सुपरवाइजर 2013 या 21 के अंदर दोबारा पूछा गया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है मावठ वाला। पश्चिमी दिशा या पश्चिमी विक्षोभों से भूमध्य सागरीय चक्रवात होने वाली वर्षा को, वर्षा जो रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे अपने गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, इसे अपने क्या बोलते हैं भी, मावठ बोलते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें आपके क्या होगी स्टूडेंट, क्लियर होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका कुछ चीजें और आपको ध्यान में रखनी है, मौसम का पूर्वानुमान। अगला अपने टॉपिक पढ़ेंगे मौसम का पूर्वानुमान। हाँ जी, टॉपिक है इसी का, ये छोटा सा ध्यान में रखें, मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान, इसे बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, या मौसम पूर्वानुमान को आप लिख सकते हो मौसम भविष्यवाणी, मौसम भविष्य, यानी कि भविष्य बताना, भविष्यवाणी। देखो आजकल एस्ट्रोटोज का, अब एस्ट्रोलॉग का जमाना है आज के टाइम में, देखो एड भी आती है, अपने यूट्यूब खोलते हैं तो उनके अंदर ये पूछा जाता है कि आपके घर में कोई समस्या चल रही है, आप किसी चीज़ से परेशान हैं तो तुरंत समाधान पाइए, और वो फीस भी थोड़ी बहुत पे करते हैं। तो वो आपकी क्या करते हैं, आपके सारी चीज़ों की काउंसलिंग करते हैं, फिर आपको कुछ निष्कर्ष निकाल के देते हैं कि हाँ ठीक है ये काम कर लीजिए, आपकी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। तो भविष्यवाणी करते हैं, और कई बार आप पंडित भी देखते हो, पंडित जी भी देखते हो कि हाथ उत देख के आपके भविष्य को बताते हैं, तो वो भविष्यवाणी। यहाँ अपने जो देख रहे हैं ये मौसम की भविष्यवाणी देख रहे हैं, वेदर की फोरकास्टिंग देख रहे हैं। तो सर वेदर की फोरकास्टिंग अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, तो सबसे बड़ा फैक्टर है मौसम फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला। अब सोचिए, आपको कुछ समय पहले मौसम की जानकारी मिल जाए, 5-10 दिन पहले, महीना भर पहले, 2 महीने पहले, साल भर पहले, कि आने वाले सीजन के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होगी, आंधी तूफान बहुत ज्यादा आएंगे, तो आप ऐसी ज्यादा खर्चा नहीं करोगे, फसलों के ऊपर नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। या आपको ये भविष्यवाणी कर दे कि आने वाले सीजन के अंदर किसी भी प्रकार की बारिश नहीं होगी, तो आप ऐसी फसलें लगाओगे ना जिनको कम पानी चाहिए, जो कम पानी के अंदर उगती है। या आपको बोल दिया जाए उल्टा कि बहुत बारिश आएगी, बाढ़ भी आ सकती है, तो आप ऐसी फसल लगाओगे जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, आपको 1-2 दिन का भी मौसम पता चल जाए कि हाँ 2-3 दिन में बारिश होने वाली, तो एक बार आप सिंचाई नहीं करोगे, बोले बारिश तो हो जाएगी, अपने सिंचाई करने का मतलब क्या है। तो मौसम भविष्यवाणी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी।
फसलों को नुकसान होने की दर को कम करता है। देखो वैसे तो पर्यावरण है, पर्यावरण को अपने रोक नहीं सकते, पर होने वाले नुकसान को तो कम कर सकते हैं, अपने बचाव तो कर सकते हैं। तो इसलिए किसानों के लिए वेदर फोरकास्टिंग आपके जरूरी होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और काफी नुकसान होने से अपना बच भी जाता है। तो ये मौसम पूर्वानुमान है, मौसम भविष्यवाणी है, कितने तरीके से की जाती है, कितने टाइप की होती है। तो मौसम भविष्यवाणी 3 तरीके से की जाती है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मौसम की जो भविष्यवाणी है ये 3 तरीके से करते हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला है लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। हाँ जी, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। देखो अब ये कितने दिन की भविष्यवाणी होती है, तो ध्यान रहे ये कुछ घंटों से लेकर, कुछ घंटों से लेकर, कुछ घंटों से लेकर, कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक, 3 दिन तक, ठीक है। इतने दिन की होती है। अभी ये उपयोग क्या आती है, अभी अपने को भविष्यवाणी मिल गई, और 3 दिन तक आपको पता चल जाएगा कि इतने दिनों 3 दिन के अंदर कौन कौन से वेदर कंडीशन होने वाली है, कौन कौन सी चीजें चेंज होने वाली है। तो देखो उपयोग क्या है भी, अपने 3 दिन के अंदर कौन सा काम कर सकते हैं, फसल की बुआई करना है, कटाई करना है, या आप सॉरी सिंचाई निर्धारण करना है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। किसी कीटनाशक का स्प्रे करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो उपयोग क्या हो गया अभी कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक उपयोग। एक तो आप कर सकते हो सिंचाई निर्धारण, सिंचाई निर्धारण कर सकते हो, भी सिंचाई करनी है कि नहीं करनी, 2-3 दिन का मौसम आपके हाथ में है। फिर कीटनाशक का छिड़काव में आप निर्धारित कर सकते हो, कीटनाशक का छिड़काव में भी आप देखो, अभी आपको भविष्यवाणी होगी बोले कल बारिश होगी, तो आप कीटनाशक का स्प्रे अभी रोक देखो, ताकि यार क्या मतलब है करने का, अब बारिश होने के बाद वो तो धुल ही जाना है। तो अपने कीटनाशक का स्प्रे निर्धारण करने में या किसी भी प्रकार का छिड़काव निर्धारण करने में इसका यूज कर सकते हैं, या सिंचाई निर्धारण में भी। सीधी सी बात है, पानी तो बरस ही जाएगा, सिंचाई करने का मतलब क्या है। दूसरा है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, सेकंड है स्टूडेंट मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। मीडियम रेंज, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अब ये कितने दिन का होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये 3 से 10 दिन का होता है, 3 से 10 दिन का होता है। अब उपयोग क्या है, उपयोग देखो फसल कटाई व बुआई में, फसल फसल कटाई व बुआई, कटाई व बुआई, बुआई हेतु। इसी आपको पता लग गया कि 3 से 10 दिन में बारिश होने वाली है, तो आपकी फसल कटी हुई है, तो आप तुरंत उसको काट सकते हो, नहीं काट सकते हो। 3 से 10 दिन के बीच आप प्रोसेस कर सकते हो, आपको पता चल गया 5-6 दिन में बारिश होने वाली है, 3 से 10 दिन के अंदर बारिश होने वाली है, तो फसल की बुआई आप रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते हो। अगर ऊपर से बारिश आ गई तो आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है वो सारी की सारी फेल होगी। तो ये फसलों के लिए या आपके फार्मर के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है स्टूडेंट आपके दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान, दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग, ठीक है। ये कितने दिन का होता है स्टूडेंट, ये 10 दिन से अधिक का होता है। 10 दिन से अधिक कितने दिन का भी हो सकता है, 10 दिन से अधिक का अधिक का, 10 दिन से अधिक। ये 10 दिन से महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, साल का भी हो सकता है, ये 1 महीने का भी हो सकता है,
2 महीने का भी हो सकता है, साल का भी। तो 10 दिन से ऊपर कितने दिन का हो सकता है। अब इसका क्या उपयोग है। उपयोग देखो भी, आपको 6 महीने का मौसम पूर्वानुमान का पता चल गया तो आप फसल चक्कर का निर्धारण कर सकते हो भी किस प्रकार की फसलें अपने को बोनी है। ज्यादा चाहने वाली बोनी है कि कम पानी चाहने वाली बोनी है। तो यहाँ इसका क्या उपयोग है, फसल चक्कर निर्धारण, फसल चक्कर, क्रॉप रोटेशन निर्धारण में उपयोगी है ये निर्धारण। और क्रॉप पैटर्न भी बोल सकते हो, क्रॉप पैटर्न, क्रॉप पैटर्न निर्धारण, इनके अंदर इसका उपयोग होता है भी। ठीक है, तो ये मौसम का पूर्वानुमान है, इस तरीके से करते हैं। ये तेरे जेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है भी, इंपॉर्टेंट कर लेना। मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिन का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये आईसीआर में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आईसीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे आईसीआर का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मौसम पूर्वानुमान के बारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तेरे पता होना चाहिए। अब देखो ये मौसम पूर्वानुमान है, ये भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मई और अप्रैल जून के महीने में जारी किया जाता है। अप्रैल और जून के महीने के अंदर हर साल जारी करता है ये। ठीक है, तो पूरे ये वाला मौसम आप ध्यान रखें, दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान है, इंडियन मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट अप्रैल और मई के महीने में जारी करता है। ठीक है, अप्रैल और मई के महीने में जारी करता है ताकि आप फसल चक्कर का निर्धारण कर सको, क्रॉप पैटर्न का निर्धारण कर सको। ठीक है, ये तो होगी बात मौसम पूर्वानुमान की। आगे और देखो स्टूडेंट, 2-4 बातें इसके बारे में और कर लेते हैं। एक मौसम व वेदर क्लाइमेट के अंदर ही आता है आपका ग्रीन हाउस गैसें। अब ग्रीन हाउस गैसों का क्या इफेक्ट है वेदर एंड क्लाइमेट पे, देखो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसों के कारण। तो कौन कौन सी गैसें आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस गैस का कितना प्रतिशत योगदान है इस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो ये सारी बातें इसके अंदर अपने बात करेंगे। तो बात करें अब ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें। पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसें हैं क्या। देखो भाई, इस पृथ्वी के ऊपर जो तापमान बना हुआ है, टेम्परेचर जो बना हुआ है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, ये कुछ गैसों के कारण रहता है। कुछ गैसें ऐसी हैं जो सूर्य की आने वाली किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है और पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है। अब हुआ क्या कि कुछ फैक्टर ऐसे आ गए, उन गैसों की और सांद्रता बढ़ गई, और सांद्रता बढ़ गई तो वो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाने लगी, तो वो अपने लिए घातक सिद्ध हो गया। तो उन्हीं को बोलते हैं अपने ग्रीन हाउस गैसें। तो देखो ग्रीन हाउस गैसें, पहले तो आपको बात ध्यान रखनी है कि सर है कौन कौन सी। तो देखो ग्रीन हाउस गैसों के अंदर कौन कौन सी आपके पास स्टूडेंट, CO2 है, ठीक है, आपके पास मीथेन है, आपके पास नाइट्रस ऑक्साइड है, आपके पास CFC है। ये मोस्टली गैसें कौन सी आपके पास ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें स्टूडेंट CO2। अब देखो ग्रीन हाउस या अपने पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो CO2 का ही है। कितने परसेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है 76%। अभी बढ़ क्यों रही है CO2 की सांद्रता, तो CO2 की सांद्रता में मेन योगदान है मानव के क्रियाकलाप, ह्यूमन की एक्टिविटी। जैसे अपने क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई, तो वनों की कटाई से किसकी सांद्रता बढ़ रही है इस वातावरण के अंदर, वनों की कटाई से CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगली गैस कौन सी है, अगली है आपके मीथेन। मीथेन का सर कितना परसेंट योगदान है, तो मीथेन का स्टूडेंट 16% योगदान है। अब मीथेन होती क्या है, एक तो दलदली क्षेत्र से, दलदली क्षेत्रों से सबसे ज्यादा मीथेन निकलती है धान के खेतों से। ये क्वेश्चन आया हुआ अभी, धान के खेतों से भी ये गैस निकलती है। तो दो दलदली क्षेत्र होते हैं, धान के खेत होते हैं, या पशु भी जो जुगाली करते हैं या कोई चीजें सड़ती गलती रहती है, तो उनसे भी आपकी मीथेन गैस रिलीज होती है और वातावरण में कंटिन्यू इसकी सांद्रता बढ़ रही है, जिससे आपकी पृथ्वी का टेम्परेचर है इंक्रीज हो रहा है। तो मीथेन का कितना परसेंट योगदान है, 16%। ये एग्जाम में पूछा जाता है भी, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, CH4 गैस निकलती है। ठीक है, और अपने बात करें और कौन सी गैस का योगदान है, 1 नंबर पे CO2, 2 नंबर पे CH4, 3 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है नाइट्रस ऑक्साइड। अभी नाइट्रस ऑक्साइड का कितना परसेंट योगदान है, तो 6% योगदान है। अब ये किससे, ये उद्योगों से निकलती है, औद्योगिकरण व वाहनों का जो धुआं होता है उनसे ये गैस निकलती है। तो इसका कितना परसेंट योगदान है, 6% योगदान है। चौथी गैस मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो अपने को सबसे ज्यादा आराम देती है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एसियों के अंदर प्रयुक्त होती है, इसका योगदान है 2%।
है ना। एसी व रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर जो घरों के अंदर जो फ्रिज होता है उसके अंदर ये गैस प्रयुक्त होती है, तो इसका कितना परसेंट योगदान है? 2% योगदान है वातावरण के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाने का। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा नुकसान कौन करती है, नुकसान का सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। तो नुकसान जस्ट स्टूडेंट इसका उल्टा है, ये तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट नुकसान सबसे ज्यादा जो नुकसान करती है, हार्मफुल है, वो करती है स्टूडेंट CFC। ठीक है, इसके बाद करती है N2O, इसके बाद करती है CH4, और इसके बाद सबसे कम नुकसान करती है वातावरण को, नुकसान आपकी CO2। हालांकि टेम्परेचर इंक्रीज करने में इसकी अहम भूमिका है, इसकी कम भूमिका है टेम्परेचर इंक्रीज करने, पर वातावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये ऐसा माना भी जाता है कि CFC का एक अणु कम से कम ओजोन के 50,000 अणुओं को तोड़ सकता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा आजकल इसकी जगह फ्लूरीनेटेड गैसें हैं उनका यूज होने लग गया है, खैर, बट फिर भी ये नुकसान के अंदर सबसे ज्यादा उत्तरदायी है भी। ठीक है, तो ये होगी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसें। अब देखो आपके वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर एक तो इंस्ट्रूमेंट बचे हैं, वो अपने कल बात करेंगे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आपका प्लानीमीटर है, ऑक्जेनोमीटर है, क्रिस्कोग्राफ है, हीलियोग्राफ है, कुछ भी है, जितने भी एग्रीकल्चर के अंदर इंप्लीमेंट काम आते हैं वो अपने सारे पढ़ेंगे, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके याद होने चाहिए। फिर आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन बच गए इसके अंदर। ठीक है, भारत को कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर बांटा है? राजस्थान का मेन एग्जाम है, तो राजस्थान के एग्रोक्लाइमेटिक जोन अपने को पढ़ने हैं। देखो अभी अभी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट का उल्टा पलटी हुए हैं, कुछ जोड़े गए हैं, कुछ तोड़े गए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है कि आपको नया डाटा प्रोवाइड कराया जाए, कि पुराना तो है ही हमारे पास कि नए जिले कौन कौन से किस किस एग्रोक्लाइमेटिक के अंदर जोड़े गए हैं, तो उसका जिक्र अपने कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।